हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अशोक कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरी इन 2.0 पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी पिछली वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी पहली कहानी। यह कहानी हमें हिमेश जी ने भेजी है। हिमेश जी बताते हैं कि यह बात उस समय की है जब हमारे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था। सभी लोगों को घरों में कैद कर दिया गया था क्योंकि बाहर पुलिस का सख्त पहरा था। हमारे पूरे देश में यही हाल चल रहा था। हिमेश जी बताते हैं कि इस लॉकडाउन के कारण उनकी जॉब भी चली गई थी, जिसकी वजह से वे पैसों की तरफ से काफ़ी परेशान हो चुके थे। वे इतने परेशान हो चुके थे कि वे कुछ भी काम कर सकते थे। तभी उनकी किस्मत साथ दे जाती है और हॉस्पिटल से उनके दोस्त का फ़ोन आता है। उनका दोस्त फ़ोन पे कहता है कि उन्हें एक ड्राइवर के लिए डॉक्टर ने कहा है, तो मैंने तुम्हारी बात की है। यह सुनकर मुझे काफ़ी खुशी हुई। मुझे ड्राइविंग काफ़ी अच्छे तरीके से आती थी और मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी था। मुझे अगले ही दिन हॉस्पिटल में बुला लिया गया। सैलरी भी काफ़ी अच्छी थी। अगले दिन से ही मेरी जॉइनिंग हो गई। मेरी जहाँ पर जॉब लगी थी वह एक छोटा सा कस्बा था और उसी में वह हॉस्पिटल बना हुआ था। हॉस्पिटल भी काफ़ी छोटा था और उस कस्बे से शहर कम से कम 50 किलोमीटर दूर था। मुझे ड्यूटी बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा दी गई थी। मुझे बताया गया था जिन मरीजों की हालत ज़्यादा खराब हो जाएगी उन्हें एम्बुलेंस के द्वारा बड़े हॉस्पिटल में शहर में पहुँचाना है। बस यही तुम्हारा काम है। वैसे तो मेरी ड्यूटी 8 घंटे की थी, लेकिन जिस दिन मेरा पहला दिन था उस दिन रात वाला ड्राइवर नहीं आया था, तो मुझे दिन रात की शिफ्ट करनी थी। रात के ठीक 11 बजे मुझे डॉक्टर साहब ने हॉस्पिटल के अंदर बुलाया और मुझसे कहा, यह इंसान मर चुका है, तुम्हें इसकी लाश को बड़े हॉस्पिटल में पहुंचाना होगा, जहां पर इस लाश का पोस्टमार्टम किया जाएगा। उसके बाद एम्बुलेंस में उस लाश को रख दिया गया। वह लाश एक औरत की थी। मैंने उस औरत का चेहरा तो नहीं देखा, लेकिन डॉक्टर साहब ने मुझे बताया था कि यह एक औरत की लाश है। मैंने एम्बुलेंस को शुरू किया और शहर की तरफ चला गया। मैं एम्बुलेंस को थोड़ी धीमे ही चला रहा था। मैं हॉस्पिटल से 15 किलोमीटर दूर आ चुका था। तब मैंने देखा कि रास्ते में एक औरत खड़ी है। वह हाथ दिखाकर एम्बुलेंस रोकने का प्रयास कर रही है। मैंने सोचा कि पूरे देश में तो लॉकडाउन लगा है, यह औरत इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही है। मैंने सोचा शायद इसे कोई मदद चाहिए हो। मैंने एम्बुलेंस को उसके पास जाकर रोक दिया। तब मैंने उस औरत से पूछा कि आपको कहाँ पर जाना है। तब वह औरत बोली, मुझे उसी हॉस्पिटल में जाना है जहाँ पर तुम जा रहे हो। मैंने उसे एम्बुलेंस में बैठा लिया। उसके बाद मैंने एम्बुलेंस को शुरू किया और रास्ते में ही उस औरत से पूछा कि आप उस हॉस्पिटल में क्यों जा रही हैं। लेकिन मेरी बात सुनकर उस औरत ने कोई भी जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप बैठी थी। इसके बाद मैंने भी उसे पूछना ठीक नहीं समझा और मैं एम्बुलेंस चलाने में ध्यान लगाने लगा। तब उस औरत ने मेरी तरफ देखा। मैंने देखा कि वह औरत रो रही है। इस पर मैंने उस औरत से पूछा कि आप मुझे क्यों नहीं बताती कि आप क्यों रो रही हैं और उस हॉस्पिटल में क्यों जा रही हैं। बहुत बार पूछने पर भी उस औरत ने मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे लगा शायद इनके परिवार से कोई उस हॉस्पिटल में एडमिट हो, तभी यह औरत इतना रो रही है। थोड़ी आगे चलकर मैंने एम्बुलेंस को रोक दिया और एम्बुलेंस से नीचे उतर गया क्योंकि मुझे वॉशरूम जाना था। मैं एम्बुलेंस से नीचे उतरकर झाड़ियों में चला गया और मैं वॉशरूम करके आया ही था और अपनी एम्बुलेंस का दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि उस एम्बुलेंस में वह औरत है ही नहीं। यह देखकर मैं उसे चारों तरफ देखने लगा, लेकिन मुझे वह औरत कहीं भी दिखाई नहीं दी। मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि वह औरत अब तो यहाँ थी, इतनी जल्दी वह कहाँ गायब हो गई। उसके बाद मैं अपनी एम्बुलेंस में बैठ गया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह औरत कहाँ गायब हो गई। मैं अब एम्बुलेंस को पूरी रफ्तार के साथ चला रहा था और कुछ ही देर में मैं उस हॉस्पिटल के बाहर पहुँच गया। मैंने एम्बुलेंस को मुर्दाघर के बाहर रोका था। हॉस्पिटल से 2 कर्मचारी उस लाश को मुर्दाघर में रखने के लिए आए। मैंने एम्बुलेंस का दरवाज़ा खोला। लाश का चेहरा अब भी ढका हुआ था। जैसे ही उन कर्मचारियों ने उस लाश को एम्बुलेंस से बाहर निकाला तो हवा के कारण
उसके चेहरे पर जो कपड़ा था वह हवा के कारण हट गया। तो मैंने देखा कि यह वही औरत है जिसे मैंने लिफ्ट दी थी। यह सब देखकर मैं लाश से थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो गया। उन कर्मचारियों ने उसका चेहरा नहीं ढका। तब मैंने देखा कि उस लाश ने मेरी तरफ आंखें खोली और वह लाश मेरी तरफ देखने लगी। उसके बाद उन कर्मचारियों ने उस लाश को मुर्दाघर में रख दिया, लेकिन मैंने अपने डर को छुपा लिया। मैंने सोचा यह मेरा वहम भी हो सकता है। तो दोस्तों, आपको हमारी पहली कहानी कैसी लगी? तो चलिए बढ़ते हैं दूसरी कहानी की तरफ। यह कहानी हमें हेमंत जी ने भेजी है। हेमंत जी बताते हैं कि पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था। सभी लोग अपने अपने घरों में ही रहते थे। घरों से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था। मेरे पड़ोस में ही एक आदमी रहता था जिसका नाम नटवर था। वह काफी शराब पीता था और शराब पीकर अपनी पत्नी और अपने बच्चों को काफी पीटता था। उनका घर हमारे घर से लग के ही था। एक दिन अचानक उसने रात को काफी दारू पी ली। उस दिन वह कुछ ज्यादा ही नशे में था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस लॉकडाउन में भी उसे शराब कौन लाकर दे रहा है। उस दिन उसने काफी शराब पी रखी थी और उससे चला भी नहीं जा रहा था। उनकी पत्नी रोते हुए मेरी मम्मी के पास आई। उन्होंने मुझसे कहा कि आज नटवर ने ज्यादा शराब पी ली है और वह जमीन पर पड़ा है। वह कहने लगी कि आप चलिए और उसे उठाकर कमरे में बेड पर लिटा दीजिए। मैं उनके घर गया और उसे उठा छोड़ आया। हेमंत जी बताते हैं कि तभी नटवर ने उनका हाथ पकड़ लिया और वह नशे की हालत में ही बोला कि आज मेरा आखिरी दिन है। तब हेमंत जी ने कहा कि तुम आराम से सो जाओ। यह कहकर हेमंत जी अपने घर पर आ गई। उस समय शाम के 6 बज रहे थे। रात के ठीक 7:30 पर वही औरत चिल्लाती हुई हमारे घर पर आती है और जोर जोर से रोने लगती है। मेरी मम्मी उससे पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन वह सिर्फ रोए ही जा रही थी। हम सब भागकर उनके घर पर गए और मैंने जाकर देखा कि नटवर ने फांसी ले रखी है। हेमंत जी बताते हैं कि उनकी आंखें खुली हुई थी और सभी लोगों ने मिलकर यही कहा कि इसका दाह संस्कार अभी कर देना चाहिए। कुछ ही देर में दाह संस्कार की तैयारी हो गई। शमशान घाट गांव से थोड़ी दूरी पर बने हुए थे, लेकिन दाह संस्कार पर ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हुए और वे शमशान घाट में जाने को तैयार नहीं थे। सभी को यही डर था कि पुलिस आ जाएगी। इस वजह से दाह संस्कार में सिर्फ 5 ही लोग शामिल हुए। हम पांचों ही नटवर की लाश को लेकर शमशान घाट में पहुंचे। अब तक रात के 8 बज चुके थे। शमशान घाट बिल्कुल ही सुनसान था। हम शमशान घाट में सिर्फ 5 ही लोग थे। उनमें से 2 ने कहा कि लकड़ियां कुछ कम हैं, हम गांव में जाते हैं और कुछ और लकड़ियां लेकर आते हैं। यह कहकर उनमें से 3 इंसान गांव में चले जाते हैं और लाश के पास सिर्फ मैं और एक आदमी और रह जाता है। तभी अचानक मौसम काफी खराब हो जाता है। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि मैं पहली बार शमशान घाट में आया था। वह इंसान जो मेरे पास था वह भी शमशान घाट से बाहर चला जाता है और मुझसे कहकर जाता है कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अब उस लाश के पास सिर्फ मैं ही था। नटवर की लाश ढकी हुई थी। तब हवा के तेज झोंके के कारण उसके मुंह से कपड़ा हट जाता है। मैं नटवर की तरफ ही देखने लगता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जो अब तक नटवर आंखें बंद किए हुए था, उसने मुझे देखते ही अपनी आंखें खोल ली। वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कुराहट देखकर मैं काफी डर गया। वह अपनी जगह से उठकर बैठ गया। मेरा यह देखना था कि मैं वहां से काफी तेजी के साथ भागा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन शमशान घाट में कोई भी नहीं था। मैंने देखा कि नटवर अपनी जगह पर खड़ा हो गया है और जिस तरफ मैं भाग रहा था वह भी मेरी तरफ आने लगा। मैं शमशान घाट के गेट पर पहुंचा और तभी अचानक जो गेट खुला हुआ था वह अचानक से बंद हो गया। मैंने गेट खोलने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन गेट तो खुला ही नहीं। और इसके बाद मैं शमशान घाट की दीवार पर चढ़कर बाहर कूद गया। तब मैंने देखा कि जो इंसान मेरे पास था वह भागकर मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा कि क्या हुआ। मैंने उसको सारी बात बताई। तब हम दोनों शमशान घाट में आए। मैंने देखा कि नटवर कहीं पर भी नहीं है। तब हम उस जगह पर गए जहाँ पर नटवर की लाश रखी थी। तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि नटवर की लाश वहीं पर थी और कपड़े के साथ ढकी हुई थी।
तब उस इंसान ने कहा तुम्हें वहम हुआ होगा, और कुछ ही देर में वे 3 आदमी भी गांव से लकड़ी लेकर आ गए। उसके बाद हमने नटवर का दाह संस्कार किया, लेकिन मेरा शरीर डर के कारण अब भी कँपकँपा रहा था। मैंने सोचा कि मैंने जो देखा है वह वहम नहीं हो सकता। इसके बाद हम सब लोग अपने अपने घर पर आ गए। इसके बाद हेमंत जी बताते हैं कि वह अपने कमरे में सो गए और उन्होंने सपने में देखा कि नटवर कह रहा है कि कल को तुम्हारी बारी है, और इस बार नटवर काफी भयानक लग रहा था। यह सब देखकर मैंने एक जोरदार चीख मारी, जिसकी आवाज सुनकर मेरे घर वाले मेरे पास आ गए। उसके बाद मैंने अपनी सारी आप बीती बताई। हेमंत जी बताते हैं कि उनकी मम्मी ने उनके गले में हनुमान जी का लॉकेट डाल दिया। उसके बाद हेमंत जी बताते हैं कि उन्हें कोई भी सपना नहीं आया और ना ही उन्हें डर लगा। तो दोस्तों, आपको हमारी दूसरी कहानी कैसी लगी? तो चलिए बढ़ते हैं आज की तीसरी कहानी की तरफ। यह कहानी हमें अनुज जी ने भेजी है। अनुज जी बताते हैं कि यह बात लॉकडाउन की है। वे सभी अपने अपने घरों में बैठे थे। उनका एक दोस्त था जिसका नाम कौशल था। कौशल दूसरे गांव में रहता था और केरला में जॉब करता था। कौशल अनुज को फ़ोन करके कहता है कि यार लॉकडाउन के कारण मैं बेकार हो चुका हूँ। अब जॉब पर जब ही जाऊँगा जब यह लॉकडाउन खुल जाएगा। अब मैं घर पर ही हूँ, तुम कहाँ पर हो? यह कहकर कौशल ने कहा कि अगर तुम घर पर हो तो कल को नहर पर आ जाना। बहुत दिन हो गए हैं हमने पार्टी नहीं की, तो कल को हम पार्टी करेंगे। अनुज भी यह सुनकर काफ़ी खुश हुआ, क्योंकि वह 2 साल के बाद कौशल से मिल रहा था। कौशल ने कहा कि सौरव को भी साथ में ले आना। इसके बाद अनुज जी बताते हैं कि उन्होंने सौरव को कॉल किया। सौरव उनके घर से थोड़ी ही दूरी पर रहता था और सौरव को अनुज ने सारी बात बताई। जिसके बाद सौरव ने कहा कि हम यार दिन में तो नहीं जा सकते, तुम्हें पता है ना पुलिस का सख्त पहरा है। इस पर अनुज ने कहा कि हमें रात को जाना है। हमें जहाँ पर जाना था वह दूरी हमारे घर से 4 किलोमीटर की थी। रात के ठीक 9 बजे सौरव और अनुज अपनी अपनी बाइक लेकर वहीं पर पहुँचे। उन्होंने कौशल का काफ़ी देर तक वेट किया। रात के ठीक 10 बजे कौशल भी वहाँ पर आ गया, लेकिन अजीब बात यह थी कि कौशल उनसे दूर ही खड़ा था और उसने हंसते हुए कहा कि हमें दूर दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है ना कोरोना फैली हुई है। अनुज बताते हैं कि कौशल को शुरू से ही मजाक करने की काफ़ी आदत थी। तीनों वहाँ पर एक साथ बैठे और उन्होंने काफ़ी इंजॉय किया। हम वहाँ पर रात के 11 बजे तक बैठे रहे। उसके बाद कौशल ने हमसे कहा कि कल भी यहीं पर आना, हम कल को भी यहीं पर मिलेंगे। यह कहने के बाद कौशल वहाँ से चला गया और हम भी अपने अपने घर पर आ गए। मुझे कौशल में कुछ बदलाव नज़र आए। मुझे उसके बोलने का ढंग थोड़ा अजीब लगा और वह जब से आया था हमसे दूर ही खड़ा था। और अगले दिन भी हम उसी के पास पहुँचे। इस बार कौशल वहाँ पर पहले से ही मौजूद था। हमने फिर से बातें की और काफ़ी टाइम तक हम तीनों बातें करते रहे। हम काफ़ी समय से काफ़ी अच्छे दोस्त थे। उसके बाद कौशल ने मुझसे कहा कि आज के बाद मैं तुम्हें नहीं मिलूँगा। यह सब सुनकर हम दोनों काफ़ी चौंक गए और अनुज ने कहा कि तुम कभी वापस नहीं आओगे, अब वहीं पर सेटल हो जाओगे क्या? लेकिन इस बात का कौशल ने कोई भी जवाब नहीं दिया। सौरव ने भी उसे काफ़ी पूछा, लेकिन उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया और इसके बाद कौशल रोने लगा। हम दोनों जैसे ही उसके पास गए वह पीछे हट गया और कहने लगा कि आज के बाद हमारी मुलाकात नहीं होगी। यह कहकर कौशल वहाँ से चला गया। हम भी यह सब सुनकर अपने अपने घर पर आ गए। मुझे कौशल की बातें काफ़ी अजीब लग रही थी। इसके बाद मैंने सौरव को कॉल किया और उससे कहा कि कल हम कौशल के घर पर जाएंगे और उससे वहीं पर मिलकर आएंगे। शायद उसे कोई प्रॉब्लम है जिसे वह हमसे बताना नहीं चाहता। यह सुनकर सौरव ने कहा कि चलो ठीक है, हम दोनों कल सुबह ही चलेंगे। अगले ही दिन हम दोनों पुलिस से बचते बचाते कौशल के घर पर पहुंचे तो हमने देखा कि कौशल के घर पर काफ़ी भीड़ है। उनके घर पर कम से कम 20 या 25 लोग होंगे और औरतें भी थी। तब हमें पता चला कि कौशल की मौत कोरोना वायरस के कारण 3 दिन पहले ही हो गई है। यह सब सुनकर अनुज और सौरव को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने वह रात वाली बात किसी को नहीं बताई और दोनों ही चुपचाप अपने घर पर आ गए। दोनों ही दोस्त काफ़ी सदमे में थे। दोनों दोस्त एक साथ इकट्ठे हुए और सोचने लगे
कि अगर वह पहले ही मर चुका था तो रात को वह कौन था। मैंने इतना कहा ही था कि सौरभ रोने लगा। मैंने उसे दिलासा दिलाया और किसी न किसी तरह उसे चुप करा दिया, लेकिन दुख तो मुझे भी हो रहा था क्योंकि हमने एक अच्छा दोस्त खो दिया था। अनुज जी बताते हैं उनके बाद उन्हें कौशल कहीं भी दिखाई नहीं दिया। तो दोस्तों, आपको हमारी ये तीनों कहानियाँ कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये कहानियाँ अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।